वेतन से आय की गणना के इस वीडियो में हम विशिष्ट कर्मचारियों को मिलने वाले अनुलाभों में मोटर कार की सुविधा का अध्ययन करेंगे। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मोटर कार की सुविधा दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में मोटर कार की इंजन की घन क्षमता के आधार पर उनको दो भागों में बांटा जाता है। मोटर कार को तो इंजन की घन क्षमता अगर 1.6 लीटर तक की हो तो उनको अलग कैटेगरी दी है, और 1.6 लीटर से अधिक की अगर क्षमता है तो उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। नियोक्ता जिस घन क्षमता की यानी कि 1.6 लीटर तक की घन क्षमता की अगर मोटर कार उपलब्ध करवाता है तो उसके लिए उसकी करियों की राशि अलग होगी, और 1.6 लीटर से अधिक क्षमता की अगर मोटर कार उपलब्ध करवाता है तो उसकी सुविधा का मूल्य अलग होगा। इस तरह अपन इनको दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। अब देखिए, परिस्थितियां अलग अलग परिस्थितियां हैं और किन परिस्थितियों में कितना मूल्यांकन होगा ये अपन अध्ययन करते हैं। पहले इसमें दिए कंडीशन, यदि कार नियोक्ता की हो। कार किसकी है? कार का ओनर कौन है? नियोक्ता है, और नियोक्ता ने इसे किराए पर अथवा उसने किराए पर लिया हो। मतलब कार नियोक्ता की है अथवा नियोक्ता ने इसे किराए पर लिया हो, नियोक्ता ने ही उसको किराए पर लिया हो, किराए पर लेकर दी हो। तो केवल कार्यालय उपयोग के लिए अगर कर्मचारी यूज करता है, कर्मचारी किस काम के लिए यूज करता है उस कार को? केवल कार्यालय उपयोग के लिए। तो ऐसी स्थिति में उस सुविधा का मूल्य शून्य लिया जाएगा, यानी कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। केवल कार्यालय उपयोग के लिए कार को यूज करता है, कार नियोक्ता की है या नियोक्ता ने किराए पर ले रखी है और कर्मचारी उसे केवल कार्यालय उपयोग के लिए लेता है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य शून्य माना जाएगा। इस स्थिति में चाहे उसकी घन क्षमता 1.6 लीटर हो या उससे अधिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही स्थितियों में कर योग्य अनुलाभ शून्य माना जाएगा, यानी अनुलाभ नहीं माना जाएगा। अब दूसरी कंडीशन इसमें दी है, केवल निजी उपयोग के लिए काम में लेता हो। केवल कार्यालय उपयोग में सुविधा नहीं है, केवल निजी उपयोग के लिए अगर काम में ले रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी नियोक्ता की कार है या नियोक्ता ने किराए पर कार लेकर दी है और कर्मचारी उसको केवल निजी कार्यों के लिए उपयोग में कर रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में, यानी कि कार की जो कंडीशन है 1.6 लीटर तक की घन क्षमता या उससे अधिक की घन क्षमता हो, दोनों ही स्थितियों में कार को चलाने के लिए और रख रखाव के समस्त व्यय जिनका भुगतान नियोक्ता ने किया हो, मतलब कार चलाने का यानी ड्राइवर रखा हो, उसको मेंटेनेंस का जो भी खर्चा है, प्लस कार की लागत का 10% यदि नियोक्ता स्वामी है, अथवा कार का किराया जो भी है वो सुविधा का मूल्य होगा। यानी कि कार यदि कार को चलाने, रख रखाव के खर्चे, कार की लागत का 10% डेप्रिसिएशन के रूप में यदि नियोक्ता स्वामी है तो, और कार का अथवा कार का किराया, यदि किराए पे ली हुई है तो कार का किराया जितना लगा है वो सुविधा का मूल्य हो जाएगा। इसमें से यदि कर्मचारी से कोई राशि वसूल कर ली है, कर्मचारी ने कोई राशि चुकाई है तो उसको घटा देंगे, तो शेष राशि सुविधा का मूल्य हो जाएगी। यानी कि यदि कार नियोक्ता की है अथवा नियोक्ता ने इसे किराए पर लेकर दिया है और कर्मचारी उसे केवल निजी उपयोग के लिए काम में ले रहा है, कर्मचारी उसे केवल निजी उपयोग के लिए काम में ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुविधा का मूल्य कार को चलाने, उसके रख रखाव के समस्त खर्चे प्लस कार की लागत का 10% सुविधा का मूल्य होगा। यदि कार किराए की है तो कार का जो भी किराया चुकाया है उसका वो सुविधा का मूल्य होगा। यदि इसमें से कर्मचारी ने से कोई राशि वसूल कर ली है तो उसको घटा देंगे, शेष राशि सुविधा का मूल्य होगी। ये दोनों ही स्थितियों में कार की क्षमता कितनी भी हो, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन है, ये तो क्या क्या था, इसमें क्या था, केवल कार्यालय उपयोग या केवल निजी उपयोग। कई बार ऐसा होता है कि कार्यालय उपयोग के साथ साथ निजी उपयोग भी होता है, कार्यालय उपयोग के साथ साथ निजी उपयोग भी होता है। तो ऐसी स्थिति में निजी और कार्यालय दोनों उपयोग होने पर यदि समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है, कार के व्यय कौन वहन कर रहा है? नियोक्ता वहन कर रहा है। तो 1.6 लीटर घन क्षमता तक की कार हो तो कर्मचारी के लिए सुविधा का मूल्य क्या मानेंगे?
1800 रुपये प्रति माह। कितना? 1800 रुपये प्रति माह। कर्मचारी के लिए सुविधा का मूल्य 1800 रुपये प्रति माह। यदि निजी और कार्यालय दोनों उपयोग में कार आ रही है और समस्त व्यय नियोक्ता वहन कर रहा है, तो 1.6 लीटर तक की कार होने पर 1800 रुपये और 1.6 लीटर से अधिक की कार क्षमता की कार होने पर 2400 रुपये प्रति माह सुविधा का मूल्य माना जाएगा। इसमें यदि ड्राइवर की सुविधा भी साथ में दे रखी है, इस कार में यदि ड्राइवर की सुविधा दे रखी है, तो ड्राइवर के नाम की ड्राइवर की सुविधा के 900 रुपये और जोड़ देंगे। दोनों ही परिस्थितियों में 900 जोड़ देंगे, तो 1800 प्लस 900 2700 रुपये प्रति माह सुविधा मानेंगे। कब? जब 1.6 लीटर तक की क्षमता की कार हो, और इससे ज्यादा होने पर 2400 रुपये प्लस 900 3300 रुपये 3300 रुपये प्रति माह सुविधा का मूल्य मानेंगे। ये कब था? जब निजी और कार्यालय दोनों उपयोग हो रहे हों और समस्त व्यय नियोक्ता वहन कर रहा है। निजी और कार्यालय दोनों उपयोग हो रहे हों और निजी उपयोग के वे कर्मचारी वहन कर रहा है। निजी उपयोग के जो भी खर्चे होते हैं वो कर्मचारी वहन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुविधा का मूल्य 1.6 लीटर तक घन क्षमता वाली कार में 600 रुपये प्रति माह 600 रुपये लेंगे, और उससे ज्यादा कैपेसिटी वाली कार में 900 रुपये प्रति माह 900 रुपये प्रति माह सुविधा का मूल्य लेंगे। और उसमें अगर ड्राइवर की भी साथ है तो 900 रुपये ड्राइवर के जोड़ देंगे। तो इस प्रकार यदि कार्यालय और निजी दोनों काम में कार आ रही है, नियोक्ता समस्त व्यय वहन कर रहा है, तो 1800 रुपये और 2400 रुपये प्रति माह सुविधा का मूल्य मानेंगे। 1800 रुपये 1.6 लीटर तक क्षमता वाली और 2400 रुपये 1.6 लीटर से अधिक क्षमता वाली कार के लिए। यदि निजी उपयोग के वे कर्मचारी वहन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुविधा का मूल्य 600 और 900 रुपये प्रति माह मानेंगे। ड्राइवर की सुविधा साथ में है तो 900 रुपये अतिरिक्त दोनों ही परिस्थितियों में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। यदि कार कर्मचारी की हो और खर्चे नियोक्ता वहन करे, कार किसकी है? कर्मचारी की है, और खर्चे वहन कर रहा है नियोक्ता वहन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में केवल कार्यालय उपयोग में वह कार आ रही है तो सुविधा का मूल्य 0 होगा, यानी सुविधा नहीं मानी जाएगी। यदि कार कर्मचारी की है और खर्चा भी नियोक्ता वहन कर रहा है और कार किसके काम में आ रही है? केवल निजी उपयोग के लिए आ रही है, तो केवल निजी उपयोग के लिए आ रही है, तो वास्तविक जो व्यय हैं उस कार के जो नियोक्ता वहन कर रहा है वो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ होगा। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि निजी उपयोग के लिए ले रहा है, कर्मचारी की कार है, तो ऐसी स्थिति में कार के जो वास्तविक व्यय हैं वो केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए ही कर योग्य नहीं है, सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य हैं। ये मानते हुए कि कर्मचारी का जो दायित्व था उस कार के खर्चों को वहन करना वो नियोक्ता ने वहन किया है, तो उस कैटेगरी में मानते हुए उसको सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ माना जाता है। अब तीसरी कंडीशन है, कार तो कर्मचारी की ही है, खर्चे भी नियोक्ता वहन कर रहा है, और कार निजी और कार्यालय दोनों उपयोग के लिए हो रही है, निजी और कार्यालय दोनों प्रकार के उपयोग में आ रही है। तो जो वास्तविक व्यय हैं, जो भी कार के वास्तविक व्यय हैं जो नियोक्ता ने वहन किए हैं, उसमें से 1800 रुपये प्रति माह 1800 रुपये प्रति माह ड्राइवर सहित है तो 2700 रुपये प्रति माह 900 रुपये ड्राइवर के और जोड़ देंगे, ये घटा देंगे। वास्तविक व्यय में ये 1800 रुपये प्रति माह या 2700 रुपये ड्राइवर सहित होने पर घटा देंगे यदि 1.6 लीटर कार की घन क्षमता की कार हो तो, और बाकी जो बची हुई राशि होगी वो सुविधा का मूल्य हो जाएगी। यदि कार की क्षमता 1.6 लीटर घन क्षमता से ज्यादा है तो इसी स्थिति में 1800 रुपये की जगह 2400 रुपये प्रति माह वास्तविक में से व्यय में से 2400 रुपये प्रति माह घटा देंगे, और ड्राइवर हो तो 900 रुपये और जोड़ते हुए 3300 रुपये प्रति माह घटा देंगे वास्तविक व्यय में से, और उसके बाद जो राशि होगी वो सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अब एक कंडीशन और आ रही है, एक से अधिक कार है, नियोक्ता ने क्या कर रखा है? एक से अधिक कार दे रखी है और निजी और कार्यालय दोनों उपयोग में ले रही, क्या कर रहा है वो? निजी और कार्यालय दोनों उपयोग में ले रहा है, दोनों तरह के उपयोग में ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में कार की सुविधा का मूल्य कर्मचारी की इच्छा अनुसार कोई एक कार
एक कार का मूल्यांकन जो कंडीशन पहले अपन ने देखी है, जिसमें सुविधा का मूल्य 2400 रुपये और 1800 रुपये, दो कंडीशन थी अपने पास, यानी उक्त तीन की भांति, यानी कि तीसरी कंडीशन थी ए की, उसकी भांति उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो उसमें क्या था कि 2400 रुपये प्रति माह और 1800 रुपये प्रति माह सुविधा का मूल्य मानेंगे। 1800 रुपये प्रति माह और 2400 रुपये प्रति माह सुविधा का मूल्य मानेंगे। ड्राइवर सहित होने पर 900 रुपये अतिरिक्त मान लेंगे। और शेष जो कार्य हैं, एक कार का ये मूल्यांकन करेंगे, कर्मचारी चाहे किसी भी एक कार का मूल्यांकन इसके अनुसार करवा ले। जो शेष कार्य हैं उनका मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे? उपरोक्त ए2 की भांति, ए2 की भांति, जिसमें जो मूल्य मानेंगे वो उसके जो कार के चलाने के वे, चालक का वेतन और डेप्रिसिएशन 10% मूल लागत का, उसमें से उनको तीनों को जोड़ देंगे। यदि किराए पर लिए तो किराए की राशि, वो सुविधा का मूल्य माना जाएगा। सामान्यतः ये देखा गया कि कार की जो अपन एक क्षमता की बात करें 1.6 लीटर, 1.6 लीटर हो या 16 हॉर्स पावर हो या 1600 सीसी हो, 1600 सीसी की कार हो, ये सारे बराबर माने जाते हैं। तो यानी कि 1.6 लीटर लिखा हो तो भी वही बात होगी, 16 हॉर्स पावर की है तो वही बात होगी, और 1600 सीसी की कार है तो भी वही बात होगी। अभी हमने देखा था कि एक से अधिक कार अगर कर्मचारी को दी गई है नियोक्ता द्वारा, तो इसमें यह अजम्पशन माना गया, ये मान्यता ली गई है कि जब एक से अधिक कारें दी गई हैं तो कर्मचारी उनमें से केवल एक कार को कार्यालय और निजी उपयोग में ले रहा है। कर्मचारी तो एक ही कार में बैठ पाएगा, तो वो चाहे कार्यालय का काम करे या निजी काम करे, तो एक कार को ये माना जाएगा कि उसने कार्यालय और निजी कार्य के लिए प्रयुक्त किया है। और जो बाकी कार हैं, एक है या दो हैं या तीन है, जितनी भी कार दी गई, बाकी जो भी कार है, ये माना जाएगा कि वो पूर्णतः निजी उपयोग में काम आई है। क्या आई है? पूर्णतः निजी उपयोग में काम आई है। तो ये मानते हुए उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो चूंकि आपने वहां यही देखा था कि एक कार निजी और कार्यालय दोनों उपयोग में आ रही है, तो उसमें सुविधा का मूल्य अपन 1800 रुपये प्रति माह, 1.6 सीसी 1.6 लीटर क्षमता तक की इंजन वाली कार में 1800 और दूसरी में 2400 रुपये अपन ने सुविधा का मूल्य मान लिया था, क्योंकि वो उस कंडीशन में इतना ही मूल्य माना जाता है। ड्राइवर की सुविधा हो साथ में तो 900 रुपये जोड़ दिया था। और बाकी कारें चूंकि ये मानते हुए कर रहे हैं अपन मूल्यांकन की सारी निजी, पूर्णतः निजी उपयोग में है, तो पूर्णतः निजी उपयोग के लिए अपन ने वही किया था, चलाने के वे प्लस चालक के वे, रख रखाव के वे, चालक का वेतन, घिसावट यानी डेप्रिसिएशन के नाम पर 10% राशि, और यदि किराए पर लेके दिए तो किराए की राशि, और उसमें से अगर कोई कर्मचारी से वसूल कर लिया गया तो वो घटा देते हैं, तो वो सुविधा का मूल्य मानेंगे। यानी पूर्णतः निजी उपयोग मानते हुए अपन उस सुविधा का मूल्य ज्ञात करेंगे। कुछ स्पष्टीकरण और हैं इसमें। कार की सुविधा के मूल्यांकन के लिए अपन ने महीने के हिसाब से गणना की है, और महीने का मतलब है संपूर्ण माह से। संपूर्ण माह का मतलब ये भी नहीं है कि 1 तारीख से लेकर 30 या 31 तारीख तक हो, 1 तारीख से लेकर 30 या 31 तक हो, इसका मतलब नहीं है। संपूर्ण वर्ष यानी कि 1 महीने अगर पूरी सुविधा रही है तो अपन सुविधा का मान लें। जैसे इसने उदाहरण में दिया है, यदि कार 12 नवंबर को प्रदान की गई है तो ये तभी कर योग्य होगी जब इसे 11 दिसंबर तक प्रदान की हो, यानी पूरे 1 महीने के लिए अगर दिया हो तो ही सुविधा का मूल्य होगा। यदि कार 5 दिसंबर तक ही प्रदान की हो तो कार की सुविधा कर योग्य नहीं होगी, यानी कि महीने के कुछ पार्ट के लिए सुविधा कर योग्य नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार यदि कोई कार 31 मार्च तक दी गई है तो कार की सुविधा का मूल्य केवल 4 माह के लिए लिया जाएगा, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च,
ये 4 महीने लिया जाएगा। नवंबर वाला जो दिन है वो चूंकि पूरा महीना नहीं है इसलिए उनको छोड़ देंगे, यानी महीने के पार्ट के लिए छोड़ देंगे। पूरे पूरे महीने जितने होते हैं उतने महीने के लिए सुविधा का मूल्य मानेंगे। सामान्यतः के क्वेश्चन में ड्राइवर का कोई उल्लेख नहीं हो, अगर अपने को ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं बताया है तो अपन ये मानेंगे कि ड्राइवर की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। यदि ड्राइवर का मेंशन नहीं है तो मान लेंगे कि कर्मचारी ने कार चलाई है, ड्राइवर की सुविधा नहीं दी है। यदि कार घर से कार्यालय और कार्यालय से घर लौटने के लिए प्रदान की जाती है तो इसे कर योग्य अनुलाभ नहीं माना जाएगा। केवल कार्यालय से घर, घर से कार्यालय, ऑफिस, ऑफिस से घर, तो उसको सुविधा का मूल्य नहीं। रियायती दर पर कार की सुविधा, कई बार कार की सुविधा जो दी गई है वो उस सुविधा के बदले नियोक्ता कर्मचारी से कोई राशि वसूल कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो सुविधा जो पहले अपन ने नियम पढ़े हैं उनके हिसाब से जो सुविधा का मूल्य माना है उसमें से कर्मचारी से वसूल की गई राशि घटा देंगे और शेष से बची हुई राशि कार की सुविधा का मूल्य मानेंगे। तो किंतु यदि कार का मूल्यांकन उपरोक्त A3 के अनुसार किया हो तो ऐसी स्थिति में वो राशि नहीं घटाएंगे। कुछ परिस्थितियों में कार की सुविधा कर योग्य नहीं होगी, कुछ परिस्थितियों में कार की सुविधा कर योग्य भी नहीं होगी। जैसे यदि सरकार द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार की सुविधा प्रदान की गई है तो वह कर योग्य नहीं होगी। यदि कर्मचारी को कार्यालय की कार घर से लेने आती है और घर छोड़ने वापस जाती है तो कार की सुविधा चूंकि केवल कार्यालय और घर के बीच आने जाने के लिए है तो ऐसी स्थिति में वह भी सुविधा कर योग्य नहीं होगी। कार की सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। अन्य कर्मचारियों को, विशिष्ट के अलावा अन्य कर्मचारियों को यदि कार की सुविधा प्रदान की गई है नियोक्ता द्वारा तो वह सुविधा भी कर योग्य नहीं होगी। अभी तक हमने मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन किया। यदि कर्मचारी को नियोक्ता कोई अन्य वाहन देता है या उसके व्ययों का भुगतान नियोक्ता करता है तो इनके व्ययों का चलाने और रख रखाव के उन कर्मचारी के लिए सुविधा का मूल्य किस प्रकार मानेंगे, इसके लिए 3 कंडीशन अपन लेते हैं। पहली कंडीशन में लेते हैं यदि वाहन का उपयोग पूर्णतः कार्यालय के लिए किया गया हो, कार्यालय के कामों के लिए कर रहा हो वाहन का उपयोग, तो अपन ने मोटर कार के संबंध में भी सुविधा का मूल्य शून्य माना था और यहाँ भी सुविधा का मूल्य शून्य होगा। किंतु नियोक्ता को वाहन उपयोग का संपूर्ण ब्यौरा, मतलब जो वाहन का उपयोग हुआ उसका संपूर्ण ब्यौरा रखना होगा, जिसमें तिथि, गंतव्य स्थान, दूरी और व्यय आदि रखने होंगे। तो सुविधा का मूल्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि केवल कार्यालय उपयोग के लिए काम में ली है, कर्मचारी को कोई सुविधा इसके अलावा निजी नहीं दी है। यदि वाहन का उपयोग पूर्णतः निजी कार्यों में हो तो सुविधा का मूल्य जैसे मोटर कार में किया था अपन ने, वास्तविक व्यय थे वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। ये वास्तविक राशि जो भी होगी नियोक्ता द्वारा व्यय की गई, ये सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। तीसरी कंडीशन, यदि वाहन निजी और कार्यालय दोनों कार्यों में प्रयुक्त हो, वाहन जो अन्य वाहन है मोटर कार के अलावा वो वाहन निजी और कार्यालय दोनों कार्यों में प्रयुक्त हो, तो वाहन के लिए नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से, वाहन के लिए नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से 900 रुपये प्रति माह की दर से कम कर देंगे, 900 रुपये घटा देंगे और शेष राशि सुविधा का मूल्य मान लेंगे। यानी कि जो भी नियोक्ता ने खर्चे किए हैं उसमें 900 रुपये प्रति माह के हिसाब से घटा देंगे और बाकी सुविधा का मूल्य मान लेंगे। यदि कार्यालय उपयोग के वास्तविक व्यय 900 रुपये से अधिक है, वास्तविक व्यय 900 रुपये से अधिक है, तो ऐसी वास्तविक राशि को नियोक्ता द्वारा किए गए कुल व्ययों में से कम कर दी जाएगी। मान लो 900 की बजाय 1800 कम है तो 1800 को कम कर देंगे और शेष सुविधा का मूल्य मानेंगे। किंतु ये तभी कर पाएंगे, 900 से अधिक को तभी घटा पाएंगे जब नियोक्ता कार्यालय उपयोग के खर्चों का संपूर्ण हिसाब रखेगा, संपूर्ण ब्यौरा रखेगा। तो ऐसी स्थिति में ही 900 रुपये
प्रतिमाह से, वास्तविक बीमा में से 900 रुपये प्रतिमाह से ज़्यादा घटा पाएंगे और शेष सुविधा का मूल्य मान लें। धन्यवाद, थैंक यू।